हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं खुदरा बाजार के लिए। मतलब खुदरा खुदरा जो खरीदारी होता है या खुदरा मार्केटिंग होता है उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रुपया या डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कुछ ही दिन पहले आरबीआई के द्वारा होलसेल मार्केट के लिए, होलसेल विक्रेता के लिए, होलसेल जो है व्यक्तियों के लिए ई रुपया सीबीडीसी के नाम से लॉन्च किया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सीबीडीसी रिटेल के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। इसी पे आज हम बात करेंगे और समझाएंगे आपको कि ई रुपया का क्या क्या फायदा है, इसके क्या लाभ होने वाले हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी। ठीक है, ई रुपया क्या है, सभी चीजों पे बात करेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी संबंधित जो भी कंटेंट आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली कंटेंट के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलता रहेगा, जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि करंट अफेयर सीरीज जो हमारे चैनल का सबसे मेन पार्ट है वो आपको अक्टूबर 2022 तक कंप्लीट हो चुका है और नवंबर 2022 का जल्दी आने वाला है। जनवरी से लेकर के ये कंटिन्यू चल रहा है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अब इसको फॉलो करते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि आप बीपीएससी के या बिहार के कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका हम 2 बार प्रूफ भी दे चुके हैं, 2 एग्जाम में, बीपीएससी डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एग्जाम में और 67th बीपीएससी के एग्जाम में। तो आप लोग इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। साथ में आप इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 8757463383 नंबर पे आप मैसेज करें, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं डिजिटल रुपए के बारे में समझते हैं और समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजार के लिए, क्या है इसका मायने। तो देखते हैं न्यूज की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है डिजिटल करेंसी या ई रुपया। तो 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुदरा उपयोगकर्ता के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का डिजिटल रुपया या ई रुपया लॉन्च कर दिया। तो न्यूज है ये, आपको पता होना चाहिए कि होलसेल के लिए, हम आपको खुदरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुदरा लिखे हैं। होलसेल के लिए इसे नवंबर महीने के नवंबर महीने में ही इसको जारी कर दिया गया था। और होलसेल वाला जो ई रुपया था, सीबीडीसी था, उसकी सफलता को देखते हुए रिटेल को भी जारी कर दिया गया। अब इसके क्या क्या मायने होंगे, क्या क्या इसका मुख्य बिंदु है, प्रमुख बिंदु है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में खुदरा ई रुपया, इलेक्ट्रॉनिक रुपया कुछ 4 शहर कौन कौन से, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है, जहां ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपए के उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। अब हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल रुपया जो है ये यूपीआई से अलग कैसे है। यूपीआई तो एक है, यूपीआई या बैंक करेंसी से, नोट से कैसे अलग है। तो इसको भी हम लोग फिएट करेंसी जिसको कहते हैं नोट वाले, उससे कैसे अलग है या यूपीआई से कैसे अलग है, इसको समझेंगे। इसके आगे देखते हैं कि इसे अगले चरण में डिजिटल जो खुदरा ई रुपया है उसको 4 शहर में शुरू किया गया है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। और इसका अगला चरण है, ये प्रारंभिक चरण था, इसके अगला चरण के दौरान अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में विस्तारित किया जाएगा। तो अगले चरण में इन जो शहर का नाम है इसमें भी शुरू किया जाएगा बहुत जल्दी। आगे देखते हैं कि डिजिटल मुद्रा की शुरुआती चरण में 4 बैंक का नाम क्या क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले हो गया एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, तो प्लस आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद है यस बैंक, तो पहले प्लस यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो प्लस आईडीएफसी। इन चारों बैंक ने डिजिटल मुद्रा के शुरुआती चरण में इन चारों बैंकों को शामिल किया गया है इसे लॉन्च करने में। ये सहयोग के रूप में ये चारों बैंक जो रिटेल ई रुपया है उसको लॉन्च करने में इन चारों बैंक ने सहयोग दिया है और आरबीआई ने इन चारों बैंकों के साथ मिलकर के रिटेल जो ई रुपया है उसको लॉन्च किया है। आगामी चरण में 4 बैंक के अलावा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को भी शामिल किया जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाएगा, एचडीएफसी बैंक को भी शामिल किया जाएगा और कोटक महिंद्रा बैंक को भी
शामिल किया जाएगा। तो कुल 8 बैंक मिलकर के ये रिटेल जो डिजिटल ई रुपया है उसको चलाएंगे। जो रिटेल का जो ई रुपया है सीबीडीसी, रिटेल सीबीडीसी को इन 8 बैंक मिलकर के आने वाले दिनों में चलाएंगे। तो ये हम लोग देखें कि इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। अब हम लोग देखते हैं कि खुदरा ई रुपया क्या है। खुदरा ई रुपया जो है, खुदरा लेन देन के लिए नगद का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। तो जैसे मान लेते हैं कि नगद, जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट है, 500 का नोट है या 2000 का नोट है, या कोई भी 50, 20, 10 जो भी करेंसी का नोट है, या 200 का नोट है, आप जो भी कह सकते हैं, या 50 कह सकते हैं, या 20 या 10, जो भी नोट है उसी का एक डिजिटल संस्करण है खुदरा ई रुपया। अगर आपके पास इनमें से कोई नोट है या इतने ही वैल्यू का आपके पास खुदरा ई रुपया है, दोनों की वैल्यू समान मानी जाएगी। तो ये रुपया का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है खुदरा ई रुपया, जो संभावित रूप से निजी क्षेत्र और गैर वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। मतलब आप भी उपयोग कर सकते हैं, आम जनता, आम नागरिक कोई भी उपयोग कर सकता है। उसके बाद एक व्यापारी उपयोग कर सकता है, या गैर वित्तीय उपयोक्ता जो भी है, जो वित्त के लेन देन नहीं करता है, जैसे आम नागरिक की तरह जो है उत्पादक हो सकता है, तो उत्पादक विक्रेता हो सकता है, सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। व्यवसायी भी इसका उपयोग कर सकते हैं और भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच कर सकते हैं। आप भुगतान भी कर सकते हैं ई रुपया में किसी को, और उससे वापस लो भी सकते हैं ई रुपया के बारे में, ई रुपया से आप धन। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप ई रुपया डिजिटल प्राप्त करते हैं तो जैसे ही आप इसको डालेंगे वैसे ही आप इसे बैंक में ट्रांसफर करने के काबिल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ई रुपया अगर आपको मिलता है तो तुरंत के तुरंत आप ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से तुरंत आप अपने बैंक के जो खाते हैं उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं ई रुपया को। समझते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी किया गया है डिजिटल रुपया, उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो खुदरा है ई रुपया रिटेल, और दूसरा है थोक ई रुपया, ई रुपया होलसेल, डब्ल्यू लगा हुआ है होलसेल, यहाँ पे रिटेल लगा हुआ है आर में विभाजित किया, 2 तरह से जारी किया है, एक होलसेल और दूसरा रिटेल। 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए थोक ई रुपया को शुरू किया था। 1 नवंबर को कौन सा शुरू किया गया था? 1 नवंबर को शुरू किया गया था आपको होलसेल ई रुपया, होलसेल हम बात कर रहे हैं, ई रुपया होलसेल शुरू किया गया था। और 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर की बात करें तो ई रुपया रिटेल को लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि 1 नवंबर और 1 नवंबर को जो है होलसेल लॉन्च किया गया था, और 1 महीने के बाद 1 दिसंबर को जो रिटेल वाला है उसको लॉन्च किया गया। अब देखते हैं कि केंद्रीय डिजिटल रुपया क्या है। तो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या ई रुपया डिजिटल रूप केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है। कानूनी रूप से जैसे मान लेते हैं कि आपके नोट पर आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है कि मैं धारक को 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया के नोट पे दिया रहता है, 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और आरबीआई का सिग्नेचर रहता है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। उसी तरह कानूनी रूप में यह डिजिटल रुपया उसी तरह मान्य होगा जैसे नोट है आपका। यह फिएट करेंसी के समान है, कहने का मतलब नोट के समान है, और इसका फिएट करेंसी के साथ विनिमय भी संभव है। आप नोट देकर के जो डिजिटल मुद्रा है उसको खरीद सकते हैं, या डिजिटल मुद्रा देकर के आप नोट वापस ले सकते हैं। तो फिएट करेंसी जैसे नोट वाली होती है उसी को फिएट करेंसी कहते हैं। तो फिएट करेंसी के साथ विनिमय संभव है, लेकिन यह भौतिक नकदी के समान कागज की मुद्रा नहीं है। ये कागज की मुद्रा नहीं है, बल्कि केंद्रीय बैंक के द्वारा एक समर्थित डिजिटल मुद्रा है। यह एक डिजिटल करेंसी होगा। यह क्रिप्टो करेंसी से अलग है क्योंकि यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित मुद्रा है। अगर केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, अगर या कोई निजी, जैसे मान लो आप लोग जानते होंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी होता है जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग निजी क्षेत्र के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रिप्टो करेंसी को, तो निजी लोग के द्वारा रेगुलेट या निजी लोगों के द्वारा जो समर्थित करेंसी होता है उसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह क्रिप्टो करेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि इसे भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई उसके द्वारा जारी किया गया है, और उसके द्वारा एक कानूनी मुद्रा का रूप दिया गया है, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी के रूप में इसको वर्गीकृत नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि खुदरा ई रुपया का उपयोग क्या क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ई रुपया कागजी मुद्रा या सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी किए जाएंगे। तो सिक्कों के जैसे मान लेते हैं कि 1 वर्ग, 2 वर्ग, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 20 रुपया 10, 20 का नोट भी जारी किया गया।
50 का नोट 50 का जारी किया जाएगा, 100 का जारी किया जाएगा, इसी तरह 200 का, फिर 500 का और 2000 का, इतने वर्गों में इसे जारी किया जाएगा। तो और बैंकों के माध्यम से इसे विस्तारित किया जाएगा। कहने का मतलब कि आपके पास डिजिटल रुपया कैसे पहुंचेगा, तो बैंक के माध्यम से। बैंक आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप बैंक में विड्रॉल करने जाते हैं, पैसा विड्रॉल, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमको रुपया के बदले आप हमको डिजिटल रुपया दे दीजिए, तो आपको एक टोकन के रूप में देगा। आप उस टोकन को किसी जो व्यापारी होता है, जिस जहां आप सामान खरीदने जाते हैं, आप टोकन देंगे तो आपको वो सामान दे देगा, ठीक है। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई सामान लेने के बदले में डिजिटल रुपया दे सकते हैं, या किसी को आप रुपया देने के बदले में डिजिटल रुपया पेश कर सकते हैं। यह लेन देन एक पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के द्वारा पेश किए गए एक डिजिटल वॉलेट के माध्यम से होगा। आपको ऐप के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इस डिजिटल रुपया को प्रदान किया जाएगा मदद से, और मोबाइल फोन और उपकरणों से संग्रहित होगा। तो आप मोबाइल फोन में इसको स्टोर कर सकते हैं डिजिटल रुपया को, और उसे रेगुलेट कर सकते हैं मोबाइल फोन के एप्लीकेशन के माध्यम से, जो बैंकों के द्वारा लागू जारी किया गया। यह लेन देन जो है, डिजिटल रुपया का लेन देन जो है, व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, और व्यक्ति से व्यापारी, पर्सन टू मर्चेंट, दोनों रूपों में संभव है। दोनों को आप कर सकते हैं। आप एक किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं, रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं, या डिजिटल रुपया दे दीजिए, या आप किसी उत्पादक को या व्यापारी को भी दे सकते हैं। व्यक्ति से व्यापारी लेन देन के लिए व्यापारी के साथ साथ व्यापारी के स्थान पर क्यूआर कोड भी स्थापित होगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डिजिटल रुपया को आप पेड कर सकते हैं। क्यूआर कोड जो दिया रहता है उसको भी स्कैन करके आप डिजिटल रुपया उसको पेमेंट कर सकते हैं। एक उपयोगकर्ता बैंक से डिजिटल टोकन की निकासी भौतिक नकदी के समान ही कर सकता है। कहने का मतलब, आप बैंक जो जाइएगा तो बैंक में आप रुपया निकालते हैं, उसके स्थान पर आप डिजिटल करेंसी को भी निकाल सकते हैं, और बैंक आपको एक छोटा सा या जो अपने तरह का एक टोकन देगा जो उतने रुपया का समान होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप 500 रुपया की जगह 500 रुपया का डिजिटल करेंसी लिए, तो यह इस तरह का टोकन देगा जिसमें 500 रुपया लिखा रहेगा। आप उसे किसी व्यक्ति को दे सकते हैं या किसी व्यापारी को दे सकते हैं, तो आपका 500 रुपया का वैल्यू समान माना जाएगा। अब देखते हैं कि इसके तहत डिजिटल टोकन को वॉलेट में रखना, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से खर्च करना, ऐप के माध्यम से स्थानांतरित करना संभव होगा। अब ये जो डिजिटल टोकन है, मान लेते हैं आप बैंक से 500 रुपया का टोकन लिए, इसे आप या तो वॉलेट में रख सकते हैं, या ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और इसे ऐप के माध्यम से, एक एप्लीकेशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि यूपीआई का एप्लीकेशन है, उसी तरह डिजिटल वॉलेट का जो एप्लीकेशन होगा, जो बैंक का जो नेट बैंकिंग होता है उसके माध्यम से आएगा, या डिजिटल आरबीआई कोई ऐप लॉन्च करेगा, तो ऐप के माध्यम से हस्तांतरित करना, जो डिजिटल रुपया का लेन देन जो है करना संभव हो पाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ई रुपया की आवश्यकता क्यों पड़ी है, अचानक से जो डिजिटल रुपया है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं कि विगत कुछ वर्षों में, जो कुछ वर्ष बीता है, उसमें डिजिटल लेन देन में भारी वृद्धि हुई है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब से जो नोटबंदी हुई है उसके बाद डिजिटल लेन देन, जैसे यूपीआई है, उसमें क्रांति के रूप में आई है। वर्ष 2021 के दूसरी तिमाही की तुलना में वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में यूपीआई लेन देन और मूल्य में क्रमशः 118 और 98% की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब है कि यूपीआई लेन देन में जो 118% की वृद्धि हुई है 2022 में, यह एक समझाता है कि लोग अब डिजिटली पेमेंट करने के लिए जागरूक हो रहे हैं। अब लोग कैश को कैरी नहीं करना चाहते हैं, कैश को साथ में लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह अब यूपीआई के माध्यम से स्कैनर रखा रहता है। आप मोबाइल से स्कैन कीजिए, उसको पेमेंट कर दीजिए। तो लोगों को आवश्यकता हो गई है कि आज के डेट में कि ऐसा भी कुछ आए जो हम डिजिटल के फॉर्म में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो ये एक डिजिटल का, जो डिजिटल होता भारत है, उसका डिमांड भी है। पारदर्शी और कुशल तकनीक पर आधारित डिजिटल रुपया ग्राहकों को भुगतान प्रणाली को निरंतर पहुंच प्रदान करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डिजिटल रुपया है, तो जैसे आपके पास नोट है तो आप बिना मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरह आपके पास अगर डिजिटल टोकन है तो आप सीधा व्यापारी को या व्यक्ति को सीधा टोकन पकड़ा सकते हैं कि लो 500 रुपया। तो वो एक डिजिटल रुपया होगा जो वो अपने ऐप में स्टोर कर सकता है, या बैंक में जाकर के उसको देख करके वो पैसा ले सकता है। तो एक जो सहायता होती है, जो लेन देन का सहायता होती है, जिसे हम वित्तीय समावेशन के रूप में देखते हैं कि हर व्यक्ति तक रुपए की पहुंच या बैंकों की पहुंच, जो वित्त की पहुंच होती है, उसको लागू करने में ये बहुत आवश्यकता होती है। और खास करके जब डिजिटल लेन देन में भारी वृद्धि हो रही है, तब डिजिटल ई रुपया जो है बहुत ही कारगर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल खुदरा ई रुपया का लाभ क्या क्या होने वाला है भारत में। सबसे बड़ी बात है कि नकदी पर निर्भरता कम होगी।
जो नगद को छापने में जो प्रिंटिंग में जो लागत होती है उसकी जो लागत कम होगी, तो भारत का कहीं ना कहीं जो मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 200 रुपया 2000 रुपया का करेंसी है, इसे छापने में एक नया नोट बनाने में करीब करीब 350 रुपए का खर्च आता है। ऐसा आरबीआई का कुछ दिनों पहले बयान आया था। हम करंट अफेयर न्यूज में इसको कवर किए हुए हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। करीब करीब 500 का जो नोट होता है उसमें लगभग लगभग कहा जाता है कि 100 रुपए के आसपास खर्च आती है। तो ये भी एक मुद्दा है। तो डिजिटल रुपया आने से नकदी पर निर्भरता तो कम होगी, साथ में जो है छपाई की लागत भी बहुत आसानी से कम हो जाएगा, जो भारत की जो राजकोषीय घाटा है या भारत की जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। लेन देन में कम लागत के कारण उच्च मुनाफा होता है। तो लेन देन में आप लोग जो लेन देन करते हैं उसमें लागत कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर भी लेन देन करते हैं, जैसे अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है कि आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो 2 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, या आप कुछ भी करेंगे तो मान लेते हैं कि आपको यूपीआई से पेमेंट करते हैं इसलिए 2 रुपया ज्यादा लग रहा है। अगर आप डिजिटल करेंसी या रुपया से पेमेंट करेंगे तो आपको 2 रुपया ज्यादा नहीं देना पड़ेगा हर मोबाइल रिचार्ज पे, या कोई भी डीटीएच रिचार्ज हो, बिजली बिल रिचार्ज हो, कुछ भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो, कुछ भी जो प्लेटफॉर्म फीस के रूप में जो ये लॉन्च किया गया 2 रुपया 1 रुपया, इससे आपको राहत मिलेगी। तो लेन देन में कम लागत के कारण जो है मुनाफा आपको हो सकता है। निपटान की जोखिम में कमी, कहने का मतलब कि यूपीआई आप कितना बार भेजते हैं तो कितना बार जो है, अभी आजकल फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो डिजिटल करेंसी जो है वो डायरेक्ट जो है आरबीआई के द्वारा समर्थित है, रेगुलेटेड है, इसलिए इसकी जोखिम कम होगी और इसे जो फर्जीवाड़ा है इससे रुकने में कमी आएगी और आपका रुपया सेफ माना जाएगा अपने बैंकों में, अपने वॉलेट में। आगे देखते हैं कि मुद्रा की छपाई जो होती है उसकी लागत कम होगी। परिवहन, जो मुद्रा भेजने में जो परिवहन की लागत होती है उसकी भी कम होगी। मुद्रा को सुरक्षित भंडार करने की जो लागत होगी उसमें कमी होगी और मुद्रा को जगह जगह वितरण करने की जो लागत है सब में कमी होगी। तो कहने का मतलब इस सभी से कमी से रुपया बचेगा और बचत के साथ जो है भारत का जीडीपी बढ़ेगा। तो ये एक है कि मुद्रा की छपाई की लागत कम होगी, परिवहन, भंडारण, वितरण सभी की लागत कम होगी। अंतर बैंक भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आप एक यूपीआई से पेमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि आपका अकाउंट है पीएनबी बैंक में, तो आप पीएनबी के यूपीआई से पेमेंट करते हैं एसबीआई में। तो कहने का मतलब है कि ये जो भुगतान किए आप पीएनबी से एसबीआई में, तो आपके बीच में जो ये बिचौलिया है जो आरबीआई है, ये कुछ ना कुछ चार्ज लेता है एसबीआई और पीएनबी से, मान के चलते हैं। तो ये चार्ज जो है अंतर भुगतान को चार्ज कहते हैं। तो अंतर भुगतान की जो बीच में मामला होती है, ये अंतर भुगतान की जो लेट लतीफी है इसमें कमी आएगी और बैंकों के पास अच्छा खासा धन तुरंत बस जैसे ही पेमेंट होता है उसी तरह पहुंच पाएगा डिजिटल रुपया के फॉर्म में। निपटान की दक्षता में वृद्धि होगी। जल्द से जल्द कहें कि ये जैसे पीएनबी है और बीच में आरबीआई होती है और उसके बाद होती है एसबीआई, तो आप पीएनबी से आरबीआई के थ्रू एसबीआई को पेमेंट करते हैं तो निपटान में कुछ समय लगता है, ठीक है। आप तो तुरंत तुरंत पेमेंट कर देते हैं, आप जो जैसे भेजते हैं वैसे ही पीएनबी से एसबीआई पहुंच जाता है। लेकिन एसबीआई को पैसा कब मिलता है? जब पीएनबी आरबीआई के साथ जो मंथ एंड में जो पेमेंट होता है तब मिलता है एसबीआई को पैसा। तो ये जो निपटान में लगने वाली समय है उसकी कमी आएगी अगर डिजिटल रुपया आएगा तो। सीमा पार भुगतान में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो विदेशों में जो हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उसमें जो हम पैसा भेजते हैं उसको हम डिजिटल रुपया के फॉर्म में भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी आइए और डॉलर लेके जाइए या डॉलर लीजिए, कभी भी आप जो डॉलर दीजिए और कभी भी डिजिटल रुपया ले लीजिए। तो सीमा पार का जो भुगतान होता है उसमें कमी, उसकी जो लागत होती है या उसकी जो कॉस्ट होती है या उसको तुरंत में पैसा से डॉलर से पैसा बदलने में जो तुरंत हो पाएगा और निर्यात आयात को बढ़ावा मिलेगा, देश की जीडीपी में बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि ई रुपया जो है भारत की वित्तीय बाजार के लिए या भारतीय बाजार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है और भारत को जीडीपी बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही सहायता करेगा। तो हम लोग देख रहे थे ई रुपया के बारे में। आप क्लियर बीपी चैनल देख रहे हैं, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे करंट अफेयर से जुड़िए, आपका करंट अफेयर का 90 से 95% क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से जाएगा और उसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 8757463383 नंबर पे संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 2 दिन में नवंबर का जो है करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल स्टार्ट होने वाला है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते। थैंक यू सो मच।